हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जीके लूसेंट हिंदी में। दोस्तों आपका स्वागत है। भूगोल और हम लोग बात करें नदियाँ की। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपत हिमानी अलकापुरी हिमनद में अलकानंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग से मिलती है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी है पिंडार, जो इससे कर्णप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा में महासीर नाम की मछली होती है। इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने के लिए यह ऊपर आ जाती है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी या काली गंगा के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। गंगा नदी का नाम देवप्रयाग के बाद पड़ता है, जहाँ अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती हैं। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूर्व की दिशा की ओर बहती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पग्गा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में यमुना के नाम से बहती है और पापना के पूर्व गोलकुंडा घाट के पास पन्ना से मिलती है और इसकी समृद्ध धारा को पद्मा कहते हैं। आगे बहती हुई जब नदी चांदपुर के उत्तर पहुंचती है तो मेघना इससे आकर मिलती है। तब यह मेघना के नाम से बहती हुई कई जल वितारिकाओं से बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक बारक नदी उद्गम मणिपुर की माउंट जनाप्यो पहाड़ी है। धौली और विष्णु प्रयाग गंगा का संगम, अलकनंदा और कर्णप्रयाग पिंडार का संगम, अलकनंदा और रुद्रप्रयाग मंदाकिनी का संगम और अलकनंदा और देवप्रयाग भागीरथी का संगम। ब्रह्मपुत्र नदी यरलुंग जगबो नदी चेम ह्युंग डुंग हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तिब्बत में इसे सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग एवं असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दिबांग, कोमांग, लोहित, सबनसिटी, बरेली, मानस और धनसिरो, रैदाक, पगल, डीरिया और कोपाली। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। यह चौरासीगढ़ या चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी पर भैंसरगढ़ चित्तौड़ के पास प्रख्यात जूलिया जलप्रपात है। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू व कश्मीर राज्य से होकर बहती है। भारत व पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी का प्रक्रम यानी सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदी झेलम एवं चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है, जो इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। वंशाधर नदी उड़ीसा के कालाहंडी जिले से निकलती है, जो गोदावरी एवं ऋषिकुल्या नदी के बीच बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया भारत के 7 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं उड़ीसा में विस्तृत है। बराक नदी मणिपुर जिले के माउंट जानपो से निकलती है। यह भारत के असम, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रभावित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जीरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगई तथा सोनाई। बांग्लादेश में इसे सूरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 से घोषित किया गया है। इस नदी पर तिहाई मुख बंध अवस्थित है। प्रायद्वीप नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वैगाई है। प्रायद्वीप नदियों की लंबाई के अनुसार घटता क्रम गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी एवं ताप्ती है। 16 सितंबर 2015 को
आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की 2 बड़ी नदियों गोदावरी एवं कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले इब्राहीमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी का पोलावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्ण नदी तक पहुंचाया गया। यह पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश में के कृष्णा व गुंटूर जिलों में पानी की कमी का सामना कर रहे हैं किसानों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। गोवा की 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं मांडवा एवं जुआरी। भारत की प्रमुख झीलें। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में है, जो खारे पानी की एक लगून झील है। यहाँ नौसेना का परीक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील का दाया और भार्गव नदी से जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और गहराई 2 मीटर है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील, क्षेत्रफल 230 किलोमीटर स्क्वायर, राजस्थान में है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील वूलर झील, क्षेत्रफल 160 किलोमीटर स्क्वायर, जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो रिहिंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बॉल्सन कहते हैं। झील संबंधित राज्य डल झील जम्मू कश्मीर, वुलर झील जम्मू कश्मीर, बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर, मानसबल झील जम्मू कश्मीर, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर, नागिन झील जम्मू कश्मीर, 7 ताल झील उत्तराखंड, नैनीताल झील उत्तराखंड, रक्साल झील उत्तराखंड, मालाताल झील उत्तराखंड या मालाताल झील उत्तराखंड, देवताल झील उत्तराखंड, नौकुचिया ताल उत्तराखंड, खुरपताल उत्तराखंड, सामर झील राजस्थान, राजसमंद झील राजस्थान, पिछोला झील राजस्थान, लुनकरनसर झील राजस्थान, जयसमंद झील राजस्थान, फतेह सागर झील राजस्थान, डीडवाना झील राजस्थान, लोकटक झील मणिपुर, पुलिटक झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा, लोनार झील महाराष्ट्र, वेम्बडा झील केरल, अष्टमुदी झील केरल, पेरियार झील केरल। ऊंट कड़ाल पुल डल झील के बीच में स्थित है और इसका अधिकांश भाग निशांत भाग से दिखाई पड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, इंटरटेक ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी के ऊंट कड़ाल पुल को पुनर्द्वार करने का फैसला किया। चौरस सतह तथा अनप्रभावित द्रोणी वाले छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है, परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली प्लाया को सलीनॉस कहते हैं। प्लाया को अरब रेगिस्तान में खबारी तथा ममलाह तथा सहारा में सिट कहते हैं। सांभर व डीडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। सांभर झील बॉल्सन का, डीडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चिलामू झील सिक्किम है। तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। उकाई गुजरात ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर राजस्थान एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर नोलकंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर, निजाम सागर तेलंगाना मंजरा नदी तट पर एवं तुंगभद्रा कर्नाटक तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। लोकट झील मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में केबुल लाम मजाओ नाम पर तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है।
हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील केरल के एक लैगून झील है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है। यहाँ पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताएं होती हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप पर ही है। पूर्वी तट पर स्थित पॉलीकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में एवं 61% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। बैरियर टापू, जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह परीक्षण केंद्र है। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। बंकिम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में है। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश नल्लोर जिला वाले हिस्से में 1976 ईस्वी में, तमिलनाडु तिरुवल्लुर जिला वाले हिस्से में 1980 ईस्वी में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया है। भारत के प्रमुख जलप्राप्त स्थिति ऊंचाई जोग या गरसोप्पा शरावती नदी ऊंचाई 255 मीटर, येन्ना नर्मदा नदी 183 मीटर, शिव समुद्रदम कावेरी नदी 90 मीटर, गोकुक नदी 55 मीटर, पायकारा नीलगिरी क्षेत्र डैश, चूलिया चंबल नदी 18 मीटर, पुनासा चंबल नदी 12 मीटर, बिहार टोंस नदी 100 मीटर, दुआधार नर्मदा नदी 10 मीटर, हुंड्रू स्वर्णरेखा नदी 74 मीटर। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगे नक्कल जल प्राप्त तथा कर्नाटक राज्य में भार चुक्की और बालमुरी जल प्राप्त अवस्थित हैं। भारत की जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे स्थान को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मौसम किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ का मौसम कहते हैं। भारत में मौसम संबंधी सेवा सन 1875 ईस्वी में आरंभ की गई थी। तब इसका मुख्यालय शिमला में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे लाया गया। अब भारत में मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होते हैं। भारतीय जलवायु को मानसून के अलावे प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारण हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, इसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ सकती। दक्षिण में हिंद महासागर, इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा की समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेने के कारण भारत में दिन 4 ऋतु चक्रवात पाई जाती है। शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक और ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक। तीसरा वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक। शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। नोट: ये तिथियां एक समान सीमा रेखा को तय करती है। मानसून पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाला विलंब इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। उत्तरी भारत में के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावुट कहते हैं। जाड़े के दिनों में जनवरी से फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, जिनसे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नार्वेस्टर एवं बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम एवं कॉफ़ी वर्षा कहा जाता है, जो काफ़ी की कृषि के लिए लाभदायक होता है। आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत केरल में आम वर्षा या मैंगो सावर कहते हैं। उत्तर पश्चिम में भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। वर्षा ऋतु में उत्तरी पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान के उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। इसी समय उत्तरी अंततः उष्ण अभिसरण यानी NITC उत्तर की ओर खिसकने लगता है।
लगती है, जिसके कारण विषुवत रेखीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्व वाणिज्यिक पवन विषुवत रेखा को पार कर फैरेल के नियम के अनुसार आचरण करते हुए भारत में प्रभावित होने लगती है, जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। भारत की अधिकांश वर्षा लगभग 80% इसी मानसून से होती है। भारत का फिर प्रायद्वीप आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून को 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। पहला अरब सागर की शाखा, दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य से में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसे मानसून प्रस्फोट या मानसून ब्रस्ट कहा जाता है। गारो, खासी एवं जयंता पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा अधिक वर्षा लाती है, जिसके कारण यहाँ स्थित मासिन राम मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, लगभग 1143 सेंटीमीटर। मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से एवं 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। अरब सागरीय मानसून की एक शाखा सिंध नदी के डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होती हुई सीधे हिमालय पर्वत से जा टकराती है एवं वहां धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा कराती है। राजस्थान में इसके मार्ग में अवरोध न होने के कारण वर्षा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला इनके समांतर पड़ती है। मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण। वर्षा का मौसम, समयावधि वर्षा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जून से सितंबर 73.7%। परावर्ती मानसून काल अक्टूबर से दिसंबर 13.3%। पूर्व मानसून काल मार्च से मई 10%। शीत ऋतु या उत्तर पश्चिमी मानसून जनवरी से फरवरी 2.6%। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा उत्तरी पूर्व मानसून के कारण होती है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल या रिट्रीटिंग मानसून सीजन कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात से काफ़ी क्षति पहुंचती है। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निर्वंतन से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। एल नीनो और भारतीय मानसून। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता रहता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की गर्म अवस्थाएं आती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर एक निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हैम्बोल्ट धारा पर प्रत्यास्थित होता है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित परिणाम हैं। पहला, भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता, पलवक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। भारत के मानसून की लंबी अवधि का पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। नोट: एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक ईशा, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पेरू दक्षिणी गोलार्ध दिसंबर में गर्मी का महीना होता है। भारत की मिट्टी। 7वां, भारत की मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। पहला, जलोढ़ मिट्टी, जिसको बोलते हैं ऑलवेल सॉइल। यह नदियाँ द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है।
यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल में पाई जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का है। यह दो प्रकार की होती है, पहली बांगर, दूसरी खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल, इसका निर्माण पेसालाइट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटनी फेरस मैग्नेट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस मिट्टी को रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त है, अतः इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जाता है। भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामानाथपुरम, कोयम्बटूर तथा तिरुनेलवेली जिलों एवं राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में पाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।